के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे हम बात करेंगे। सेकंड इस चैप्टर में पढ़ेंगे बट हम मेथड्स के बारे में। थर्ड इस चैप्टर के अंदर हम एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे। एमटीपी को मेडिकल डेफिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल डेफिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एसटीडी, एसटीडी यानी कि सेक्सुअली एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बाद इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है इनफर्टिलिटी। कोई भी बिना सारे टॉपिक जो हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पाया जर्नी विद खुशी। आज की वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम विद इन वन वीडियो कंप्लीट करेंगे। इसके अलग अलग वीडियोस नहीं बनाएंगे, इसे वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में काफी सारे हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुने, बात को ध्यान से सुने, क्योंकि नीट पीवाईक्यूज इस चैप्टर में से बनने में ज्यादा नीट पीवाईक्यूज बनने के चांसेस रहते हैं इस चैप्टर में से। तो वन बाय वन एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। लिख लेते हैं पहले कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। इस टॉपिक में हम सबसे पहला जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके बारे में, और उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में। थर्ड, इस चैप्टर के अंदर हम एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे। एमटीपी बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एसटीपी। एसटीपी यानी कि सेक्सुअली, एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। उसके बाद इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन हम पढ़ेंगे, और इन टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा नीट पीवाईक्यूज आने के चांसेस बनते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले आता है कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या होती है, एक हेल्दी रहने का मतलब क्या होता है। हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम फिजिकली ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम बिल्कुल ठीक है। हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं होता। हेल्दी रहने का मतलब होता है तो फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, इमोशनली भी ठीक होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो बिहेवियर मतलब सोशली भी ठीक होना चाहिए। उसका बिहेवियर है वो भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज आ रहा है इट मीन्स वो इंसान हेल्दी नहीं है। हेल्थ हेल्थ की डेफिनेशन जो दी थी वो दी थी WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या दी थी इसने हेल्थ की डेफिनेशन? इन्होंने बोला था कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हमें फिजिकली ठीक रहना भी जरूरी है, इमोशनली भी एंड सोशली भी, हमारा बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें इंडिया की। इंडिया जो है हमारी ऐसी फर्स्ट कंट्री है जिसने स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग, जिसने फैमिली प्लानिंग के बारे में सबसे पहले स्टार्ट किया। और उस फैमिली प्लानिंग के बारे में जिसने स्टार्ट किया उसने उसका नाम था पायोनियर। इसके थ्रू उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है RCH प्रोग्राम, मीन्स रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को इस संस्था ने मिलकर स्टार्ट किया था, जिसमें सबको अवेयर किया गया था, फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयर किया गया था, लोगों को बताया गया था, एजुकेट किया गया था बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया था कि छोटे बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितनी ज्यादा जरूरी होती है, और हमें माँ की किस तरह प्रेगनेंसी के टाइम पर केयर करनी चाहिए, आफ्टर डिलीवरी किस तरह केयर करनी चाहिए, किस तरह बच्चे की केयर करनी चाहिए। इन सब चीजों के बारे में इस प्रोग्राम के अंदर जो है अवेयर किया गया था, एजुकेट किया गया था, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अवेयर किया गया था, इक्वलिटी के बारे में बताया गया था, इक्वलिटी के बारे में एजुकेट किया गया था। इन सारे टॉपिक्स के बारे में
इस हेल्थ प्रोग्राम के अंदर बताया गया था। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अमाइनो साइंटिस्ट। अमाइनो साइंटिस्ट क्या होता है? व्हाट इज अमाइनो साइंटिस्ट? ये एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यूज किया जाता था, तो लिख ही देते हैं। दिस मेथड is used to test any genetically disorder, test the presence of genetic disorder and like Down syndrome, hemophilia, etc. इस मेथड को ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता था कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, जो कि जीन्स की वजह से पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जो डिसीज आ जाते हैं, कहीं वो तो नहीं है। ये चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता था। इस टेस्ट में किया क्या जाता था, जैसे ये फिटस होता है, ठीक है, ये फिटस है, इसके ऊपर एक लेयर लगी होती है, इस बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एनायन, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एनायटिक फ्लूइड। ये लेयर और फ्लूइड क्या करती हैं, बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं किसी भी तरह के स्ट्रोक से, झटके से, किसी भी दबाव से। इससे क्या है, बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ इस फ्लूइड में पाए जाते हैं कुछ फीटल सेल्स, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता था, एक इंजेक्शन के थ्रू फीटल्स, इस पूरे फ्लूइड को बाहर निकाला जाता था, जिसके अंदर कुछ फीटल सेल्स भी आते थे। इन फीटल सेल्स की कैरियोटाइपिंग करवाई जाती थी। कैरियोटाइपिंग के बाद उससे ये पता चल जाता था कि वो एक फीमेल है या मेल है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम इसके इन बीमारियों का पता लगा सकते थे, लेकिन लोग इस प्रोसेस का गलत इस्तेमाल करने लगे। कैसे कि वो क्या करते थे, इस प्रोसेस को करवाकर वो पता लगा लेते थे, सेक्स डिटरमिनेशन करवा लेते थे कि बच्चा मेल है या फीमेल है, और क्या करवा दिया करते थे, फिर उनका अबॉर्शन करवा दिया करते थे अगर कोई फीमेल हुआ करती थी तो इसीलिए इसको इंडिया ने बैन कर दिया। ये प्रोसेस अभी फिलहाल में बैन है, इस प्रोसेस को नहीं किया जा रहा है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम। जल्दी जल्दी से पूरे चैप्टर को वन शॉर्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें तो एक सर्वे के हिसाब से बताया गया था कि पूरे वर्ल्ड में 1900 में जो सर्वे किया गया था उसमें बताया गया था कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो करीब 2 बिलियन है, एंड 2000 में बताया गया था कि वो पॉपुलेशन 2 मिलियन से बढ़कर 6 मिलियन हो चुकी है। उसके बाद वहीं अगर इंडिया की बात करें, एक सर्वे के अनुसार 2011 की जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी 1.2 बिलियन। वहीं 1945 में जो उसकी पॉपुलेशन थी वो थी 350 मिलियन। इससे ये पता चलता है कि जो ग्रोथ रेट है वो करीब 2% से इंक्रीज हो रही है, 2% के दर पर बढ़ रही है जो पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब क्यों बढ़ रही है, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? इसके रीजंस हो सकते हैं बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से जो है ग्रोथ रेट 2% की दर से बढ़ रहा है। इसके अलावा सेकंड रीजन क्या हो सकता है, बेटर लिविंग कंडीशंस, रहने की अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं,
उसके अलावा डेथ रेट जो है वो बहुत जल्दी कम हो रहा है, इन्फेंट मेटर्निटी रेट कम हो रहा है, मैटरनल मेटर्निटी रेट भी बहुत जल्दी कम हो रहा है। ठीक है, ये इसका कारण है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो 2% के हिसाब से 2% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है। अब इसके कंट्रोल करने के मेथड्स क्या हैं? अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि हम लोगों को मोटिवेट करें टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसको कंट्रोल करने के एक मेथड्स हैं कि हम लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए मोटिवेट करें एंड एज की मतलब शादी की जो लीगल एज है उसको लीगली कर दें 18 इयर्स। ये है गर्ल्स के लिए एंड 21 इयर्स है बॉयज के लिए। इसको इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। एक बार रिवाइज करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। एक सर्वे के हिसाब से सन 1900 में बताया गया था कि जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो है 2 बिलियन। वहीं सन 2000 में बताया गया था कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो करीबन 6 बिलियन हो चुकी है। और सिर्फ इंडिया की बात करें तो सन 2011 के सर्वे के हिसाब से सिर्फ इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 1.2 बिलियन थी। और वहीं 1945 की बात की जाए तो 350 मिलियन थी। इससे एक चीज साबित होती है कि जो ग्रोथ रेट है वो 2% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? इसके रीजंस हो सकते हैं बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर लिविंग कंडीशन, डेथ रेट कम होना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होना। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कंट्रोल करने के भी मेथड्स हैं। फर्स्ट है मोटिवेट टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव। हम लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए मोटिवेट करें। सेकंड है कि हम शादी की एज को 18 साल गर्ल्स के लिए एंड 21 साल बॉयज के लिए लीगल कर दें। इससे क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में कब पढ़ेंगे। अभी तक हमने पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में कुछ। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, इनको हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला अगर हम मानते हैं तो पहला होता है हमारा नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका काम क्या है? इसका मोड ऑफ एक्शन है अवॉइड द चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवा एंड स्पर्म्स। ये क्या करता है, ओवा और स्पर्म्स के मिलने के चांसेस को ही कम कर देता है। उसके बाद इसमें जो सबसे फर्स्ट मेथड आता है वो आता है कैलेंडर मेथड। इस कैलेंडर मेथड को हम रिदम मेथड भी बोलते हैं, रिदम मेथड। इसमें क्या है, कोइटस यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट। कोइटस को हमें अवॉइड करना होता है ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल, फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल। हमें फीमेल के फर्टाइल पीरियड के टाइम पर कोइटस को अवॉइड करना चाहिए। अब फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है? 28 डेज की साइकिल होती है। 14th डे क्या होता है, हमारा ओवुलेशन पीरियड होता है। उस टाइम जो है ओवा ओवरी से रिलीज होकर ओविडक्ट के अंदर आ जाता है। फर्टाइल ओवुलेशन 1-2 दिन पहले भी हो जाता है तो करीब करीब 12 डे तक। एंड उसके बाद ओवुलेशन होने के बाद जो ओवा है वो 2 दिन के लिए ओविडक्ट के अंदर रहता है, वो स्पर्म का इंतजार करता है। अगर वो नहीं आता है तो वो डिजनरेट हो जाता है। इस हिसाब से हम 17 डे तक, फर्टाइल पीरियड हो गया हमारा 12th to 17th डे। इस टाइम पर हमें कोइटस को अवॉइड करना चाहिए, जिससे क्या है, ओवा और स्पर्म्स के मिलने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद वहीं हम सेकंड मेथड की बात करें। सेकंड मेथड होता है हमारा नेचुरल मेथड्स के अंदर ही सेकंड मेथड होता है हमारा विड्रॉल मेथड।
विड्रॉल मेथड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होने से पहले अगर हम पेनिस को विड्रॉल कर लेते हैं तो इसकी वजह से ओवा और स्पर्म के मीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। वहीं हम थर्ड मेथड की बात करें तो थर्ड मेथड होता है हमारा लैक्टेशन एमिनोरोहा। लैक्टेशन मतलब 6 मंथ का जो लैक्टेशन का पीरियड होता है वो, और एमिनोरोहा का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि लैक्टेशन पीरियड के टाइम पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है, 6 महीने के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही नहीं होती है, ओवा प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो ये सबसे सेफ टाइम होता है, सबसे ज़्यादा सेफ टाइम होता है कोइटस के लिए। इस टाइम कोई भी जब ओवा बनेगा ही नहीं तो ओवा स्पर्म की मीटिंग के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं। वहीं अगर हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं, सबसे पहला मेथड हमने पढ़ लिया नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड के अंदर हमने 3 मेथड्स पढ़ लिए। उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड मेथड होता है हमारा बेरियर मेथड। सेकंड होता है हमारा बेरियर मेथड। बेरियर मेथड के अंदर सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्डम्स। ये मेल के भी आते हैं एंड फीमेल के भी आते हैं। इसमें सबसे बेस्ट ब्रांड जो भी चल रही है फिलहाल में निरोध ब्रांड है। उसके बाद फीमेल के भी काफी सारे आते हैं, इसके अलावा फीमेल के डायफ्राम आते हैं, सर्विकल कैप्स आती हैं। इनको यूज किया जाता है क्रीम के साथ, जेली के साथ, इन सब चीजों के साथ इसको हम यूज किया करते हैं। ये क्या होता है, एक बेरियर का काम करता है। किस तरह से, जैसे इसको अगर हम, जैसे मान लो ये एक कॉन्डम है और इसको पेनिस के नीचे इस तरह से लगाया जाएगा तो जो स्पर्म्स होंगे वो इसी के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे, वो यूट्रस के अंदर नहीं जाएंगे, फीमेल की वेजाइना के अंदर नहीं जाएंगे, जिससे क्या है ओवा और स्पर्म्स की मीटिंग को रोका जा सकता है, उनके बीच में एक बैरियर लगा दिया जाता है। इस तरह से इसको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड मेथड होता है वो होता है आईयूडीज या फिर आईवीडीज। आईयूडीज मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होती हैं ये होता है हमारा सेकंड मेथड। अब जो आईयूडीज होती हैं वो करीब 3 तरह की होती हैं। एक सेकेंड, तो जो आईयूडीज होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। सेकंड आती है हमारी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। थर्ड होती है हार्मोनल आईयूडीज। ये आईयूडीज जो होती है वो ओनली फीमेल के द्वारा यूज की जाती हैं। इनको इंसर्ट करवाया जाता है डायरेक्ट इन यूट्रस थ्रू वेजाइना। अब बात करें हम नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, तो ये क्या करती हैं, ये सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली यूज की जाने वाली आयोडीज हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है लेपेजिलूप। वहीं अगर हम कॉपर रिलीजिंग वाले आयोडीज के बारे में बात करें तो ये क्या करती हैं, इस तरह से हमारी ओवरी होती है, ये क्या करती हैं, यहाँ पर लगाई जाती हैं और जैसे ही यहाँ पर स्पर्म्स आते हैं ये कॉपर आयन Cu+ आयंस रिलीज करती हैं, जो कि क्या करते हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी को, मूवमेंट को रोक देते हैं, कम कर देते हैं। और इसका अगर हम एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल है CUT Cu7 मल्टीलोड 375। वहीं अगर हम हार्मोनल आयोडीज की बात करें तो हार्मोनल आयोडीज क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को रोक देती हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देती हैं,
और सर्विकल फ्लूइड को थिक बना देती है, जिसकी वजह से क्या है, जो स्पर्म्स हैं वो सर्विक्स के अंदर, वेजाइना के अंदर मूवमेंट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहीं की वहीं डिजनरेट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है LNG-20 या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, क्लियर है। अब हम अगले कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो थर्ड नंबर पर आता है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, इनका जो काम करने का वो होता है, मोड ऑफ एक्शन होता है, वो होता है ओव्यूलेशन से बचाना। एंड इनका जो सेकंड काम होता है वो होता है सर्विकल फ्लूइड को थिक बनाना। अब ये भी दो तरह की होती हैं, इसमें दो तरह की पिल्स आती हैं, एक आती है मिनी पिल, एक आती है कॉम्बिनेशन पिल। मिनी पिल में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और कॉम्बिनेशन पिल में प्रोजेस्टेरोन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन इस पिल के अंदर होता है। इस पिल के अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। इनका जो पिल्स को लेने का तरीका होता है वो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लास्ट डे हमें स्टार्ट करनी होती है और 28 दिन की साइकिल में 21 दिन हमें लगातार ये टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। उसके बाद 7 डेज का हमें गैप देना पड़ता है, फिर उसके बाद दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करना है। बीच में हम एक भी दिन इसमें मिस नहीं कर सकते, अगर एक भी दिन मिस होता है तो वहीं गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमें इसे बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है, ध्यान से लेना पड़ता है। इसके सॉल्यूशन में CDRI ने एक फर्स्ट पिल बनाई जो कि नॉन हार्मोनल थी, जिसका नाम था सेंट्रोमेन, जिसका मार्केट नेम है सहेली नाम से ही मिलती है। ये क्या है, नॉन हार्मोनल है, इन्हें वीक में एक दिन लिया जाता है, फर्स्ट इन 1 in a वीक, इस तरह से लिया जा सकता है। इसको क्या किया जाता है, लास्ट डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट डे पर स्टार्ट किया जाता है, लिया जाता है। उसके बाद 28 डेज की साइकिल होती है, जिसमें से 21 डेज उसे लिया जाता है और 7 डेज का बीच में गैप दिया जाता है, फिर दोबारा से साइकिल को इसी तरह से यूज किया जाता है। CDRI ने इसका सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने पहली ऐसी एक पिल बनाई जो कि नॉन हार्मोनल थी, जिसका नाम था सेंट्रोमेन, जिसका मार्केटिंग नेम है सहेली नाम से बिकती है, सहेली नाम से खाई जाती है। अब कुछ पिल्स ऐसी भी होती हैं जिनको इंजेक्ट या इम्प्लांट किया जाता है, जो कि इंजेक्टेबल होती हैं और इम्प्लांट करने के लिए होती हैं। इन्हें एक कैप्सूल की फॉर्म में, एक इंजेक्शन की फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है। जो इंजेक्टेबल पिल्स होती हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है। इनको क्या किया जाता है, एक इंजेक्शन की फॉर्म में डायरेक्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल बोले तो इसका एग्जांपल होता है डीपो-प्रोवेरा। वहीं अगर हम इम्प्लांट की बात करें तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं नोरप्लांट। ये क्या करता है, इनको एक कैप्सूल की फॉर्म में लाकर फिर बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है और ये नॉन सर्जिकल काम होता है। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़े से और ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अंदर क्या होता है, ये ज्यादातर रेप केस में दी जाती हैं, ये
विद इन 72 आवर्स के अंदर दी जाती हैं। ऐसी पिल्स होती हैं, इसमें भी वही हॉर्मोन्स होते हैं, इसमें भी वही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। इनको यूजुअली रेप केस में ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये 72 घंटे के अंदर अंदर अपना जो है काम दिखा देती हैं, अपना असर दिखा देती हैं। इसके बाद हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड पढ़ेंगे, जो कि है सर्जिकल मेथड्स। इनके अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक मेल के अंदर, एक फीमेल के अंदर। जो मेल के अंदर होता है वो होता है वासेक्टोमी, और जो फीमेल के अंदर होता है वो होता है ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी होता है मेल्स के अंदर एंड ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स के अंदर। अब इसमें क्या होता है, वासेक्टोमी में ये स्क्रैटम टेस्टेड, यहाँ ये जो वासा डिफरेंशिया होती है, वास डिफरेंशिया जो होती है, इसको बीच में से कट किया जाता है एंड इस तरह से टाई कर दिया जाता है, जिससे जो गैमेट का ट्रांसफर है वही ना हो पाए, जो स्पर्म है वो ट्रांसफर ही ना हो पाए, ट्रांसफर होने से ये रुक जाए और डिजनरेट होकर वापस चला जाए। इसके लिए वासेक्टोमी की करवाई जाती है, ये सर्जिकली करवाई जाती है, इसलिए इसको सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो है, ट्यूबेक्टोमी के अंदर ओविडक्ट को कट करवाया जाता है और इसको टाई करवा दिया जाता है, जिससे क्या है, ओवा का ट्रांसफर अंदर हो ही ना, फर्टिलाइजेशन हो ही ना पाए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाएं। ये भी एक सर्जिकल मेथड होता है फीमेल्स के अंदर। इसके बाद ये टॉपिक कॉन्ट्रासेप्शन का टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट, एंड हम एक और टॉपिक पर आगे टॉपिक पर जाते हैं, जिसका नाम है एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें तो इसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं, और क्योंकि ये अपनी इच्छा से करवाया जाता है, इसको हम वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। उसके बाद ये किस लिए यूज किया जाता है, मेनली यूज किया जाता है रेप केस में, या फिर अनप्रोटेक्टिव अनयूजुअल क्वाइटस की वजह से, या फिर एबनॉर्मली इन चाइल्ड इन फीटस, या फिर जो कंटिन्यूशन होती है प्रेगनेंसी की, उसकी वजह से भी इसको यूज किया जाता है, इसको परफॉर्म करवाया जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की कंटिन्यूशन की वजह से माँ को भी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है और बच्चे को भी दिक्कत आ सकती है। इन केसेस में क्या है, एमटीपी को परफॉर्म करवाया जाता है, और एमटीपी को करीब करीब 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म करवाई जाती हैं पर ईयर। 45 to 50 मिलियन प्रेगनेंसी परफॉर्म करवाई जाती हैं, जो कि 1/5 है कंसीव्ड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी रखी जाती है उनका 1/5 हिस्सा जो है वो एमटीपी परफॉर्म करवा दी जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को 1971 में लीगलाइज कर दिया था, इसको नोट कर लेना, ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया गया था, और 2017 में एक एमटीपी एक्ट निकाला गया था, जिसका नाम था अमेंडेंट। इस नाम से एक एक्ट निकाला गया था 2017 में, एमटीपी एक्ट जिसको हम बोलते हैं। और जो अबॉर्शन होता है वो सेफ अबॉर्शन की बात करें, सेफ अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। वहीं अगर हम अबॉर्शन फर्स्ट से लेके सेकंड ट्राइमेस्टर तक करवाते हैं, यानी कि 12 वीक से 24 वीक से करवाते हैं, तो वो सेफ नहीं होता है, या तो वो माँ को नुकसान करता है, या कोई ना कोई बच्चे को दिक्कत बनती है, कोई ना कोई माँ को दिक्कत बनती है, इसलिए अबॉर्शन जो हमें करवाना चाहिए
फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक्स के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए। हम पढ़ते हैं कि एमटीपी एक्ट के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स सामना पड़ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, इसकी वजह से इसको कम यूज किया जाता है। प्रॉब्लम्स आई थी कि जो एमटीपी एक्ट है वो अनप्रोफेशनल अनएक्सपीरियंस्ड लोगों से करवाया गया था, जिसकी वजह से माँ को बहुत सारी दिक्कत आई थी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कत आई थी। सेकंड, इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो है कि पहले हम हमारे सेंटेंसेस का प्रोसेस करवा लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि जो बॉम्ब में जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल होती है तो लोग क्या करते थे उसका अबॉर्शन करवा देते थे। ये सारी एमटीपी एक्ट के दौरान प्रॉब्लम्स आई थी। उसके बाद हम अगला टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इनको हम आरटीआई भी बोलते हैं या फिर वीडी भी बोलते हैं। आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंजेक्शन, और इसको हम वीडी भी बोलते हैं यानी कि वेनरल डिसीज। उसके बाद एसटीडीज की बात करें तो एसटीडीज 3 तरह की होती हैं, बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोन्स। 3 तरह की होती हैं, बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोन्स। बैक्टीरियल यानी कि जो बैक्टीरिया से पहले, वायरल यानी कि जो वायरस से पहले, एंड प्रोटोजोन्स यानी कि जो प्रोटोजोआ से पहले। बैक्टीरियल की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है गोनोरोआ एंड सिफिलिस। और वहीं अगर वायरल की बात करें तो इसमें आ जाता है सबसे पहले एड्स। एड्स का जो वायरस है वो है एचआईवी एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस की वजह से होता है जिस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगले की बात अगर हम करें तो इसका अगला एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी। ये जो वायरल डिसीज है, वायरल एसटीडीज हैं, ये ऐसा नहीं है कि बात करने से या पास बैठने से या छूने से फैलती हैं। ये सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलती हैं, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है या फिर हम किसी और के निडल्स यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। तो हमें निडल्स को, इन चीजों को अवॉइड करना है जिससे हम एसटीडी से बच सके। वहीं प्रोटोजोन्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है ट्राइकोमोनासिस। अब एसटीडी से कि कोई क्योर तो होता नहीं, कोई परमानेंट क्योर तो है नहीं एसटीडीज का। तो इससे हम बचने के लिए काफी सारी अवेयरनेस फैलाते हैं, काफी सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जिससे हम एसटीडी से बच सकते हैं, एसटीडीज को दूर भगा सकते हैं। और सबसे पहले हमें इनके सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं इचिंग यानी कि हमारे जेनिटल एरिया पर इचिंग होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, पेन होने लगता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं, हम उनको हम पढ़ सकते हैं। प्रिवेंटेशन मेथड सबसे पहला आ जाता है अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पार्टनर्स। हमें अननोन, बिना जाने जानकारी के पार्टनर्स के साथ या डिफरेंट पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड, प्रॉपर हाइजीन हमें मेंटेन करनी चाहिए। थर्ड, कोई भी इनमें से सिम्टम्स दिखाई देने पर हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। अवॉइड यूज निडल्स एंड स्ट्रिंग्स। क्या होता है कि कुछ लोग जो ड्रग्स लेते हैं वो क्या करते हैं, एक ही निडल को वो यूज करता है, उसी निडल्स को दूसरे पर्सन यूज करते हैं, जिसकी वजह से इन बीमारियों के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो हमें यूज नीडल्स को भी अवॉइड करना चाहिए, यूज नीडल्स को भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो सारे मेथड्स हैं एसटीडी से प्रिवेंट होने के, सिम्टम्स मैंने बता दिए। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज इनफर्टिलिटी। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। इसमें हम लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी क्या होता है? ये इट इज अ inability to conceive even after 2 years of pregnancy, unprotected sexual contact। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी एक ऐसी इनएबिलिटी होती है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के बावजूद भी 2 साल तक बच्चा न होने की वजह से काफी सारे मेल्स जो है वो परेशान होते हैं। ये इस वजह से होता है, या तो मेल या फीमेल में कोई ना कोई डिसीज होता है, जेनेटल प्रॉब्लम होती है कोई ना कोई, या फिर लो स्पर्म काउंट हो जाता है किसकी वजह से? ड्रग्स की वजह से। फिजिकली प्रॉब्लम होती है काफी सारी, जिसकी वजह से क्या है, मेल और फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की समस्या से गुजरना पड़ता है। ज्यादा ड्रग्स का यूज करने से फीमेल ओवा पर भी इफेक्ट पड़ता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है, और ज्यादा ड्रग्स लेने से, ज्यादा ड्रिंक करने से क्या है, मेल्स का स्पर्म काउंट जो है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब का सॉल्यूशन एक संस्था ने निकाला जिसका नाम था आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया था, इसके अंदर इसने काफी सारे मेथड्स बताए कि हम किस तरह से इनफर्टिलिटी के चांसेस को कम कर सकते हैं और किस तरह से कंसीव कर सकते हैं, किस तरह से कंसीव कर सकते हैं सारी डिजीज के होते हुए भी, लो स्पर्म काउंट के होते हुए भी, किस तरह से हम जो है वो किस तरह से जो है हम दोबारा से कंसीव कर सकते हैं। इसने काफी सारे मेथड्स दिए थे। तो इसने काफी सारे मेथड्स दिए थे, जिसमें से फर्स्ट मेथड आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर फीमेल गैमेट को बाहर निकाला जाता है एंड मेल गैमेट को भी बाहर लिया जाता है। फिर दोनों की टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद इसके अंदर एक जायगोट बन जाता है, जायगोट से एक एम्ब्रियो बन जाता है। उसके बाद 2 मेथड्स होते हैं इसके अंदर, पहला आता है जिफ्ट और दूसरा आता है IUT यानी कि इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। जिफ्ट यानी कि जायगोट और इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एंड IUT यानी कि इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। जिफ्ट के अंदर क्या होता है, अगर ब्लास्टोमियर जो है वो 8 सेल से छोटा है तो उसको डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं अगर वो ब्लास्टोमियर 8 सेल से ज्यादा का है तो उसको डायरेक्ट यूट्रस के अंदर वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर जो है इंसर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे क्या है, वो मदर कंसीव कर पाती है, बच्चे को कंसीव करवाती है और बच्चा पैदा कर पाती है और इनफर्टिलिटी की समस्या से बच जाती है। एक और मेथड आता है गिफ्ट, इसके मतलब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेल का गैमेट्स मेल डोनर से गैमेट्स लिया जाता है या फिर फीमेल डोनर से फीमेल गैमेट लिया जाता है, उसको डायरेक्ट फीमेल की ओविडक्ट के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, मेल को भी, मेल गैमेट को भी एंड फीमेल गैमेट को भी। और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ओविडक्ट के अंदर यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ना कि टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है ICSI। ICSI मतलब
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, फीमेल का जो ओवा होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर डाइड स्पर्म्स को जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या है ओवा फर्टिलाइज हो जाता है। फिर उसको वापस फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या है प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है। ये ज्यादा हो जाता है ज्यादा ड्रग्स लेने से या ज्यादा ड्रिंक वगैरह की वजह से, तो ICSI का यूज किया जाता है। एंड सेकंड मेथड जो कि लो स्पर्म काउंट पर यूज किया जाता है ज्यादातर, वो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, मेल डोनर से स्पर्म को लिया जाता है, सीमन को लिया जाता है, फिर उसको डायरेक्ट फीमेल के यूट्रस के अंदर वेजाइना के थ्रू इंसर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू इंजेक्शन। इस प्रोसेस को हम AI बोलते हैं। इसके अलावा जो अगला प्रोसेस है वो प्रोसेस है लास्ट प्रोसेस, सरोगेसी। इसमें क्या किया जाता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनके गैमेट्स को बाहर लिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, फिर उसको IVF करवाई जाती है। फिर उस IVF करवाने के बाद जो जायगोट फॉर्म होता है उस जायगोट को सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, सरोगेट मदर की फॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू इंजेक्शन। सरोगेट मदर को हम रेंटम वॉर्म्स भी बोलते हैं, मतलब इनकी वॉर्म को रेंट पर लिया जाता है, उधार लिया जाता है किसी और लेडीज की वॉर्म को कुछ टाइम के लिए रेंट पर लिया जाता है। उसमें वो अपना बच्चा मतलब अपना जायगोट उसमें डालते हैं एंड देन डिलीवरी वो बच्चा वापस उनको मिल जाता है। ये होता है सरोगेसी का प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर। इसके अलावा ये जो ART होता है, ART जो प्रोसेस होता है पूरा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी होती है बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से बहुत कम यूज की जाती है। उसके अलावा कुछ इमोशनल रीजंस होते हैं लोगों के, कुछ लोगों के इमोशनल रीजंस होते हैं, कुछ उनका धर्म नहीं मानता है, इस वजह से वो ART को कम यूज करते हैं। इसीलिए इसकी जगह पर जो यूज की जाती है वो होता है एडॉप्शन। एडॉप्शन को अब लीगल कर दिया गया है। एडॉप्शन की वजह से क्या होता है कि बच्चे को एक माँ मिल जाती है, पेरेंट्स मिल जाते हैं और पेरेंट्स को उनका बच्चा। इस एडॉप्शन हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, RT को हमें कम यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है दी एंड, हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। सारे PYQs इस चैप्टर के नोट्स के अंदर कवर हो जाएंगे। इस सारे चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स हमारे कवर अप हो जाएंगे। यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।